डिलाइट आईएएस के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर बाहर आई है, आप लोग शायद वाकिफ़ होंगे इससे, कि नेपाल ने ये बोल दिया है भारत को कि आप अग्निपथ योजना के तहत गोरखा जवानों की भर्ती ना करें। देखिए, बहुत चिंता की बात है ये। भारत और नेपाल के बीच में लगातार तनाव बढ़ता रहा है, पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने देखा है। पर यहाँ तक बात आ जाएगी कि भारत ने अगर कोई स्कीम लॉन्च की है, उसको लेकर भी नेपाल अपनी चिंताएं प्रदर्शित करे, तो ये कहीं ना कहीं पर चिंता की बात है भारत के लिए। ठीक है, रोक दिया एक बार से नेपाल ने। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या मत है इस पर, वो सब मुद्दे भी हम लोग जानेंगे। क्या है पूरा मुद्दा, पूरी गंभीरता के साथ इसको समझेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। क्या है अग्निपथ योजना, गोरखा जवानों को लेकर पूछा जा सकता है। साथ में भारत नेपाल जो संबंध है, अब वो मुझे लगता है मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही हैं, बट आने वाले एग्जाम्स में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो भारत नेपाल संबंधों में क्या आयाम है, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखते हैं क्या मुद्दा है। देखिए, नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत के राजदूत के साथ मुलाकात की है वहाँ पर, और उन्होंने ये बोला कि आपकी जो योजना शुरू हुई है, जो जून 2022 में भारत ने एक योजना शुरू की है, ठीक है, इसको तहत कुछ चीज़ें हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने बोला है कि आप इस योजना के तहत ना गोरखा जवानों की भर्ती आप लोग रोक दीजिए। तब तक रोकिए जब तक नेपाल जो है वो बाकी अपनी जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, नेपाल की सरकार जब तक उनके साथ सहमति नहीं ले लेती, तब तक आप इन चीज़ों को रोक दीजिए। ठीक है, मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया। और क्या बोला है, देखिए, मैंने बोला नेपाल के जो विदेश मंत्री है वो भारत के राजदूत के साथ वहाँ पर मिले हैं नेपाल में, और उन्होंने ये बोला कि आप अपनी इस भर्ती योजना को स्थगित कर दीजिए नेपाली गोरखाओं के लिए। ठीक है, और दूसरा होने क्या वाला था कि भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है, लुम्बिनी प्रांत के बटवाल में नेपाली युवकों की भर्ती की तय योजना से एक दिन पहले ये मुलाकात हुई है। कुछ भर्ती होने वाली थी गोरखाओं की लुम्बिनी प्रांत में। ठीक है, आप जानते हैं लुम्बिनी क्षेत्र, आप जानते हैं कौन सा है, महात्मा बुद्ध से संबंधित ये है, एक स्थल है। ठीक है, तो यहां पर कुछ भर्ती होने वाली थी, इसको लेकर अभी एक बार नेपाल ने ये चीजें, उससे एक दिन पहले नेपाल ने रोक दिया कि आप गोरखाओं की भर्ती मत करिए। आगे देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो सरकार है ना नेपाल की, वो पॉजिटिव है इस स्कीम को लेके। ऐसा नहीं है कि हम लोग नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं हम आपकी स्कीम को लेकर। लेकिन हमें अभी बाकी जो दल है ना, राजनीतिक दल हैं, उनसे हमें बात करनी है। मतलब नेपाल के जो राजनीतिक दल, अन्य राजनीतिक दल है ना, अभी तो जो सरकार सत्ता में है, उसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों से वो लोग बात करेंगे। उसके बाद एक सहमति बनाएंगे, तब जाके भारत को बोला जाएगा कि आप लोग ये चीज़ें करिए। भारतीय विदेश मंत्रालय, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। जल्दी से इसको देख लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, ये आप सोचिए कि जून, मैंने बोला आपको पहले कि जून 2022 में सरकार इसको लेके आई थी। भारत में भी इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, देखा था आप लोगों ने किस तरह से युवाओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। वैसे है क्या ये योजना, देखिए, सेना को लेकर है ये। 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये जो है ना मुद्दा, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल इशू हो गया कि 4 साल के बाद क्या, 4 साल तो आपने भर्ती कर लिया, मतलब जो एक स्थायी नियुक्ति होती थी ना, उसको लेकर थोड़ी सी सरकार ने अपनी योजना में बदलाव किया है। ठीक है, 4 साल के लिए आपकी भर्ती की जाएगी। उसके बाद उनको क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। और ठीक है, और कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे, जैसे हम लोगों ने बात की 4 साल। उसके बाद क्या है, इसके तहत क्या होगा 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी। 4 साल में सेवा छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद केवल जो 25% है ना, उनको ही बाद में रखा जाएगा। बाकी 75% को आप मान लीजिए कि सरकार उनको छोड़ देगी एक तरह से। ठीक है, हालांकि सरकार ने बोला है कि हम इनका पुनर्वास करेंगे, हम इनको कोई ब्रिज कोर्सेज का सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें आप मान सकते हैं, एक लॉलीपॉप टाइप का है। उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं पर चिंता की बात यह है कि इतने सालों से युवा आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अगर उनको सिर्फ ये मिले कि आपको 4 साल के लिए भर्ती होगी, आप खुद सोच के देखिए ना प्रैक्टिकल स्तर पर, कि अगर 4 साल मान लीजिए वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हो सकता है उनका फिर बाकी कोई एग्जाम देने की आयु सीमा ही वो क्रॉस कर जाएं। ठीक है ना, बाकी किसी एग्जाम में वो एलिजिबल ही ना रहें, तो कहीं ना कहीं पर फिर उनको एक सिक्योरिटी कहाँ से मिली, एक जॉब की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल जाते हैं। ये वर्ड यूज करेंगे आप एग्जामिनेशन में। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें।
ठीक है, सेवा अपनी जगह है, आर्मी में हर कोई सेवा करना चाहता है, भारतीय सेना को लेकर हर कोई नतमस्तक रहता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरकार का अपना मत है, सरकार बोलती है कि हमें ज़्यादा लोगों को रोजगार देना है, हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, तो हमें सब चीज़ें इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सरकार का मत है, लेकिन युवाओं को लेकर इस चीज़ पर आपत्ति है। तो ये योजना हम लोगों को समझ में आ गई क्या है। ये नेपाल जो ये बातें बोली हैं उसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या मत आया। ठीक है, ये भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, क्या मत है देखिए। भारत ने ये बोला है कि देखिए आपके जो आर्मी, ये जो सेना में भर्ती हो रहे हैं ना गोरखा, ये बहुत पुराने समय से हैं। 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, तब से आपके जो नेपाली युवकों की भर्ती की जा रही है। ठीक है, तो इतने लंबे समय से चीज़ें हो रही हैं, आप उसको एकदम से ऐसे नहीं रोक सकते, इसलिए हम इन चीज़ों को आगे भी जारी रखेंगे, भारत सरकार आगे भी भर्ती करती रहेगी, ये बात उन्होंने बोल दी है। और ये भी बोला है कि नेपाल सरकार से हम आशा करते हैं, नेपाल की सरकार से हम आशा करते हैं कि आप अग्निपथ योजना को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाएंगे, आप एक सकारात्मक रुख दिखाएंगे। ठीक है, आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें भारतीय सेनाओं के मतलब सैन्य बलों के साथ हो रही हैं वो आपके साथ भी हो रही हैं, कुछ अलग नहीं है कि आप लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जब हमारे देश के नागरिकों के लिए ये योजना लेकर आए हैं तो आप अपनी तरफ से इन चीज़ों में ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने क्लियरली ये कह दिया है कि हम इस पर पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम भर्ती को जारी रखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसको लेकर पूछा जा सकता है, या जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर का ये और बहुत ही ज्वलंत एक मुद्दा है। क्या है ये, कब शुरू हुई थी? देखिए 24 अप्रैल 1815 को इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पता है उस टाइम पे एंग्लो नेपाल वार चल रहा था। ठीक है, भारत में शासन किसका था उस समय? ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश का शासन था कि नहीं? 1947 में हमें आज़ादी मिली है, उससे पहले ब्रिटिश थे ना भारत में। तो इनका युद्ध हुआ था नेपाल के साथ। उस समय गोरखाओं ने बहुत बहादुरी के साथ ये लड़े थे। जब ये बहुत बहादुरी से लड़े ना, तो ब्रिटिश जनरल जो थे उस समय पे उन्होंने कहा कि गोरखाओं की अलग से भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी बहादुर जवान माने जाते हैं ये। तब से भर्ती इनकी शुरू हुई। ठीक है, इनके बारे में इतना भी बोला जाता है कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिश के उस समय के दौर में मानेका शाह ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो इनकी बहादुरी को लेके तो बहुत सारे किस्से हैं, हम लोग सुनते भी हैं। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की, भारत, नेपाल और ब्रिटेन, इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ और 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में स्थानांतरित की गई। ठीक है, और एक 7वीं रेजिमेंट और बनाएगी बाद में। तो ब्रिटिश में आप सोचिए कि ये जो गोरखा रेजिमेंट है ना, ये आज भी ब्रिटेन में है। मतलब ब्रिटेन की जो आर्मी है उसके अंदर आज भी गोरखा रेजिमेंट है। और सिर्फ मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि गोरखा रेजिमेंट सिर्फ भारत में नहीं है, या फिर आप मान लीजिए कि सिर्फ भारत तक या ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। कई अन्य देशों में जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर भी आपको गोरखा रेजिमेंट मिलेगी। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि क्या ये सिर्फ भारत और नेपाल तक सीमित है, तो आप बोलेंगे नहीं, इसका आंसर ना होगा। ठीक है, क्योंकि ये अन्य देशों में भी इसको स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। और एक जो फैक्ट और थोड़ा देख लीजिए कि भारत की जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें 43 बटालियंस हैं। ठीक है, और भारतीय सैनिकों के साथ ही नेपाल से भर्ती जवान भी शामिल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर गोरखा रेजिमेंट है तो सिर्फ उसमें गोरखा ही होंगे, भारतीय सेना के जवान भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ गोरखा भी होंगे। इस तरह से एक रेजिमेंट बनाई गई है। जल्दी से हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं ना, वो है भारत नेपाल के बीच में मुद्दे जो हैं। हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की थी, जल्दी से देखेंगे। देखिए क्यों नेपाल भारत से दूर हो रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से ये खींचूँ ना नेपाल और भारत, तो बीच में ये जो गैप है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। शांति और मित्रता संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में 1950 में। ठीक है, 1950 में ये संधि हुई थी और इसमें ये बोला गया था कि भारत की जो नेपाल में अगर कोई भी सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होता है ना, तो भारत उसका बड़े भाई होने के नाते उसका सपोर्ट करेगा। ठीक है, सुरक्षा खतरे से नेपाल को सुरक्षित करेगा। ठीक है, नेपाल को भी कई चीज़ें करनी थी कि हाँ, कुछ विदेश नीति के स्तर पर कुछ मामलों में वो भारत की सलाह लेगा। इस तरह की ये संधि थी। अभी दिक्कत ये है ना, नेपाल ये चाहता है कि ये जो संधि है समय अनुसार नहीं है। मतलब 1950 में समय कुछ और था, 2022 में समय कुछ और है, तो भारत इसमें कुछ बदलाव करे। ठीक है, भारत विदेश नीति के स्तर पर, नेपाल एक्चुअल में मैं अगर आपको सीधा बोलूं, नेपाल संप्रभुता पूरी तरह से चाहता है। नेपाल चाहता है कि हम विदेश नीति के स्तर पर कोई भी डिसीजन लेना तो उसमें भारत या किसी भी देश का इंटरफेरेंस ना हो।
ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये चीज़ नेपाल बार बार बोलता है कि भैया आप जो ये मित्रता संधि है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग बदलाव करते हैं और इसको दोबारा से परिभाषित करते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है, क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा उसको ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले, भारत के मामले में वो भारत ज़्यादा दखल ना करे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, एक मुद्दा ये है। उसके अलावा क्या हुआ, भारत ने आपको पता है डिमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, विमुद्रीकरण किया था 2016 के आसपास। तो भारत में नोटबंदी हो गई। अब नोटबंदी हो गई तो नेपाल में भारत की करेंसी चलती है। ठीक है, नोटबंदी हो गई थी तो नेपाल में भारत की करेंसी चलती है। तो उस समय नेपाल को ये लगा कि हमारे नोट का क्या, आपने तो अपने नोट एकदम से बंद कर दिए, हमारे लोगों के पास नोट काफ़ी मात्रा में है, कब आप कैसे जमा करेंगे। कुछ हद तक भारतीय के जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई ने ये प्रयास किया कि नेपाल की इस समस्या को दूर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर रिश्तों में थोड़ी सी तकरार देखने को मिली थी। एक मुद्दा जो हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। ठीक है, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं, और सुस्ता, बिहार का एक जिला है सुस्ता, ये जो क्षेत्र है ना, इसको लेकर भी थोड़ा सा नेपाल और भारत के बीच में टकरार चल रही है। ठीक है, क्योंकि जब भारत में को आज़ादी दी गई ना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, तो इन मुद्दों को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं की गई। काली नदी को लेकर ज़्यादा अभी दोनों देशों के अलग अलग मत है कि यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इन क्षेत्र को, मतलब इसको आप बोल सकते हैं सीमा विवाद, यह इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं था। मतलब इसको लेकर नेपाल, आज बहुत सालों से ये विवाद है, लेकिन नेपाल इतना अग्रेसिव मतलब नहीं था, इस चीज़ को लेकर आक्रामक नहीं था। लेकिन जब से चीन की एंट्री होती है ना इन मैटर में, जब से चीन ने नेपाल में अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तब से नेपाल आक्रामक है। और उसका एक एग्जाम्पल क्या था जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया। नया मैप जारी करके नेपाल ने ये जो क्षेत्र है ना, ये वाले, ये अपने मैप में दर्शा दिए। ठीक है, जबकि कंट्रोल किसका है इनका, इन पर भारत का नियंत्रण है। और भारत का नियंत्रण तो भारत के नक्शे में आएंगे ना, ये आपने अपने मैप में क्यों दिखा दिया, तो नेपाल ने ये दिखा दिया। वहाँ पर सीमा पर भी आप लोगों ने देखा था, गोलीबारी तक की संभावना उत्पन्न हो गई थी। तो नेपाल, ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है, बहुत ही सेंसिटिव इशू बन जाता है। ठीक है, कोई भी अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता है, और इसमें आग में घी का तेल डालने, मतलब आग में तेल डालने का काम करता है चीन। ठीक है ना, चीन जो है इस चीज़ को और मतलब आगे बढ़ावा देता रहता है। ठीक है, एक मुद्दा ये हो गया। उसके अलावा कौन सा मुद्दा है, मधेसी समुदाय को लेकर एक विवाद है। क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। 2015 में नेपाल में नया संविधान तैयार हुआ। ठीक है, नेपाल में नया संविधान, नई सरकार, सब कुछ चल रहा था। तो इस संविधान में ना, नेपाल का एक समूह है मधेसी समुदाय, एक समुदाय है जो नेपाल में रहता है, पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। मधेसी समुदाय जो है, इसको लेकर ना, मतलब इनको प्रॉपर तरह से मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है, थोड़ा कम रखे गए इनके अधिकार। भारत को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी कुछ जो इसकी लोग हैं, ये भारत में भी रहते हैं। तो भारत ने ये बोला था कि आप इनको भी मौलिक अधिकार उतने ही दीजिए, फंडामेंटल राइट्स उतने ही दीजिए जितने आपने अपने नेपाली नागरिकों को दिए, बाकियों को। इसमें क्या गलत बोला भारत ने। ठीक है, तो जब भारत ने ये चीज़ बोली ना, तो इससे नेपाल चिढ़ गया। नेपाल ने बोला कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे आंतरिक मामले में दखल दे रहे हैं। ये नेपाल का संविधान है, नेपाल और नेपाल की सरकार डिसाइड करेगी कि किसको राइट देने या नहीं देने हैं। ठीक है, नेपाल की सरकार के पास ये अधिकार है, आप नहीं बोल सकते। तो वहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में बड़े व्यापक पैमाने पर नाराजगी देखने को मिली। तो हुआ क्या उस समय, अब जैसे विरोध प्रदर्शन होने लगा, ये मधेसी समुदाय, जब नेपाल का नवा संविधान बना ना, तो ये समुदाय विरोध करने लगा। तो अगर जैसे भारत में भी कई बार विरोध होता है, तो किसी क्षेत्र में क्या लग जाता है, ब्लॉकेड, आर्थिक गतिविधियां थोड़ी सी, ट्रकों की आवाजाही, ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। तो नेपाल की सीमा पर भारत के साथ जो सीमा है, वहाँ पर ब्लॉकेड लग गया। ठीक है, ब्लॉकेड लग गया तो नेपाल ने पता है क्या बोला, नेपाल ने बोला कि ये जो ब्लॉकेड लगाया है, ये भारत की तरफ से लगाया गया है, ताकि भारत हम पर दबाव डाल सके मधेसी समुदाय को अधिकार देने के लिए। मतलब भारत का दखल माना ये पूरी तरह से नेपाल ने। यहाँ से चीज़ें ज़्यादा व्यापक पैमाने पर खराब होनी शुरू हो गई। ठीक है, एक लास्ट चीज़ें ये हैं कि चीन जो है ना, इन सब मुद्दों में, जैसे मैंने पहले भी बोला, इनको ज़्यादा तूल देने की कोशिश करता रहता है। चीन नेपाल में बहुत व्यापक पैमाने पर दखल दे रहा है। ठीक है, कैसे दखल दे रहा है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। ठीक है, चीन जो है व्यापक पैमाने पर नेपाल में दखल देता रहता है। कौन कौन से मुद्दों को लेकर, देखिए चीन क्या करता है नेपाल में, एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है अपना। ठीक है, निवेश बढ़ा रहा है, नेपाल को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, निवेश बढ़ा रहा है, अवसंरचना पर निवेश कर रहा है नेपाल में। नेपाल में आपको पता है ना, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन चीन वहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहा है।
अवसंरचना के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चीन अच्छा काम कर रहा है वहां पर, तो क्यों ना नेपाल खुश होगा उससे। ठीक है, चीन ने अपनी भाषा को, मंडारिन जो भाषा है उसको वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिला दिया है नेपाल में। अब नेपाल की संसद में चीन की भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने का क्या मतलब है? मतलब ये सोचिए कि चीन और नेपाल के संबंधों की जो निकटता है वो बढ़ती चली जा रही है, और ये चीज कहीं ना कहीं पे भारत के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। ठीक है ना, हमारा पड़ोसी देश है, क्या है नेपाल, बफर राज्य है। बफर स्टेट किसको बोलते हैं? दो देशों के बीच में, यहाँ चीन है, यहाँ भारत है, बीच में नेपाल है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं पे सुरक्षा दृष्टिकोण से नेपाल का एक स्वतंत्र देश रहना या स्वायत्त कंट्री रहना बहुत जरूरी है। अगर नेपाल में चीन का इतना ज्यादा दखल होने लगा, चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो चिंता तो है ना भारत को। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी नहीं है भारत को। हमें जल्दी से ये भी देख लेते हैं भारत को करना क्या चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, सबसे पहले जो पड़ोसी पहले की नीति है ना, इसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करें, नेबरहुड फर्स्ट। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर कोशिश करें कि नेपाल को इसमें ऊपर लेकर आए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, जैसे चीन बढ़ा रहा है। ये पॉइंट्स नोट करते रहा करिए, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, निवेश इंप्रूव करे, ज़्यादा निवेश करे, चाहे वो रेलवे के सेक्टर में हो, बंदरगाह के क्षेत्र में हो, निवेश थोड़ा बढ़ाए। तीसरा, जो परियोजना चल रही हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर परियोजना चल रही है ना, बिजली ऊर्जा उत्पादन को लेकर, ठीक है ना, पन बिजली बोल देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, इनका क्रियान्वयन थोड़ा सा बेहतर तरीके से करें। डिले होता रहता है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को लेकर नेपाल को आपत्ति भी है, तो इन योजनाओं को लेकर थोड़ा सा इनका प्रभावी क्रियान्वयन भारत सुनिश्चित करे। ठीक है, जल्दी से इनको कंप्लीट करे, और इस चीज़ में अगर आर्थिक व्यापार बढ़ता है तो यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी सी भारत को सोचनी होगी नेपाल को लेकर। ठीक है, नेपाल के साथ रेगुलर टॉक करें हम लोग। ठीक है, रेगुलर टॉक करते रहें, चीज़ें लें, उसको थोड़ा ट्रस्ट में लेने का हमें प्रयास करना होगा। और जो चीज़ें नेपाल बोल रहा है, जैसे मान लीजिए फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हम लोगों ने बोला, मित्रता संधि, उसमें बदलाव चाहता है, हमें कर देने चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। कुछ चीज़ें ऐसी करनी होगी ताकि हमारा जो भारत का है ना, बड़े भाई का गुजराल सिद्धांत, जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, कि ये बोला जाता है कि भारत यहाँ पर बड़ा भाई है इन छोटे छोटे देशों का, लेकिन ये देश अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि देखिए, आप बड़े भाई हो तो आप इन्वेस्टमेंट के मामले में हमारी सपोर्ट करो, हमारी जो राजनीतिक चीज़ें हैं या हमारे सरकार के लेवल पे स्तर है, वहाँ पर आप दखल मत दो। मतलब हमारी संप्रभुता को लेकर आप लोग कोई भी चिंता उत्पन्न ना करो। तो ये चीज़ों का भारत को थोड़ा सा इनका समाधान करना चाहिए, कोई इसमें समस्या है नहीं। ठीक है, तो भारत को इस तरह से प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता के साथ समझ लिया है। 2 बार हम भारत और नेपाल को लेकर चीजें पढ़ चुके हैं, चीन का पूरा इसमें पूरा एंगल हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें जैसे मान लो हो गई हैं ना नेपाल वगैरह को लेकर, तो हमारी चीजें यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। भारत, नेपाल और चीन, इनको लेकर अब कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बार बार याद आते रहेंगे। ठीक है, आगे भी जैसे कोई न्यूज आती है तो हम लोग चर्चा करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए, चैनल को शेयर वगैरह भी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच पाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।